रूस यूक्रेन बहरान पर वजीर आजम का एक और आला सतही इजलास। इतवार की शाम भी की मीटिंग। भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी में तेजी लाने के लिए मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, जनरल वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक में जाकर करेंगे कोऑर्डिनेशन का काम। वजीर आजम की हिदायत पर काबीना सेक्रेटरी की चीफ सेक्रेटरी से बात। ऑपरेशन गंगा के हवाले से की जा रही कोशिशों से कराया कलेक्टर को दी मुतालिका कुंभों के साथ राब्ते में रहने की हिदायत। अब तक 1000 से जायद भारतीय शहरियों की हो चुकी है वापसी। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा 5वें रोज भी जारी। मुज़ाकरात के लिए यूक्रेन का वफ्द पहुंचा बेलारूस। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की रूसी फौजियों से हथियार डालने की अपील। यूरोपीय यूनियन से फौरी रुकनियत की दरख्वास्त। अब तक 3,68,000 यूक्रेनी महाजरीन ने ली पड़ोसी ममालिक में पनाह। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के आखिरी 2 मरहलों में 111 सीटों के लिए तशहीरी मुहिम तेज। वजीर आजम की महाराजगंज और बलिया में इंतखाबी रैलियां। वजीर आजम ने कुंभ परस्ती को बनाया हदफ तनकीद। वजीर आला योगी ने उत्तर प्रदेश में तरक्की को करार दिया अपना फर्ज। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के अलावा दीगर जमातों ने भी झोंकी पूरी ताकत। मणिपुर में पहले मरहले में 38 सीटों पर पोलिंग। दोपहर 3 बजे तक 67.53% वोटिंग। इम्फाल, विष्णुपुर, चौरा चांदपुर, गंगटोक पी जिले में 15 खवातीन समेत कुल 173 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। पोस्ट बजट एनालिसिस के ताल्लुक से चेन्नई में डीडी कॉन्क्लेव। मरकजी वजीर खजाना की शिरकत। कहा बजट में पेश किया गया है आइंदा 25 साल का खाका। हुकूमत ने मईशत को वबाई अमराज के असरात से निकालने के लिए किए हैं मौसर इक़दाम। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करते हैं यूक्रेन की खबरों से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के मसले पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में वजीर खारजा एस जयशंकर और खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद थे। वजारत खारजा के अफसरान ने वजीर आजम को सूरत हाल से आगाह किया। उन्हें भारतीयों की बाहिफाजत वापसी के लिए किए गए इक़दाम के बारे में भी बताया। वज़ीर आज़म ने इस दौरान ज़रूरी हिदायत भी जारी की। और इसी के साथ ही वज़ीर आज़म ने काबीना सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो रियासत के चीफ सेक्रेटरियों से बात करें और हुकूमत की तरफ से की जा रही कोशिशों के बारे में उन्हें बताएं। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों की हर मुमकिन मदद कर रही है। साथ ही रियासत के चीफ सेक्रेटरियों को हिदायत दी गई है कि वो ज़िला मजिस्ट्रेटों से भी बात करें और यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के अहले खाना से मालूमात हासिल करें और उन्हें हकीकी मालूमात दें। और इसी दरमियान आज एक और फ्लाइट ने ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट से भारत के लिए परवाज भरी है। तस्वीरों का इश्तराक करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 240 भारतीय शहरियों को दिल्ली वापस लाया जा रहा है। बहरानज़दा यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को वापस मुल्क लाने के लिए ये छठी परवाज है। भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी में तेजी लाने के लिए मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, जनरल वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक में जाकर कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को कामयाबी के साथ घर वापस लाने की मुहिम जारी है। इसी दौरान 249 भारतीय शहरियों को लेकर 5 परवाजें बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तलबा ने वतन वापस पहुंचने पर खुशी का इजहार किया और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही हेल्प किया, प्रोटेक्ट किया है। हमको कुछ दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे। दैट्स वाई हमको प्रॉब्लम आई है, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया। आज ही हम लोग आए हैं और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। ये जो गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन फ्लाइट चलाई उसकी वजह से थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ एंड उसके बाद पूरे टाइम जो हमने जर्नी करी है हमें कोई दिक्कत नहीं आई। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने एंड जो रोमानिया की गवर्नमेंट है, सब ने हमें प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर, शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड किया एंड हम सच में बहुत खुश है कि हम वापस आ गए।
Embassy helped us very much, and after crossing the border they always they were providing us the food. They were also helping to help each and every student, and they were very helpful to us. And I was giving up on hope that I won't be able to cross the border, but eventually I did. I kept on fighting, pushing forward, but eventually I finally crossed the border, and after that it was not much of a difficult journey. It was smooth because the Indian embassy was doing their work very good, nicely. और रूस यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के ताल्लुक से दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान बेलारूस में बातचीत शुरू हो गई है। इसी दौरान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को यूनियन में शामिल किया जाए। बताया जाता है कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को माली इमदाद समेत फौजी साजो सामान भी फराहम करने के लिए तैयार है। इसी दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी जौहरी हथियारों समेत फौज को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का हंगामी खुसूसी इजलास आज हो रहा है। यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादी मॉस्को को तनहा करने के लिए सिफारती मुहिम चला रहे हैं। यह कदम अक़वाम मुत्तहिदा में जारी सिफारती कोशिशों के हिस्से के तौर पर उठाया गया है। UNGA के इस इजलास में किसी मुल्क के पास वीटो नहीं है और UNGA की करारदादें गैर पाबंद हैं, लेकिन उनकी सियासी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हंगामी खुसूसी इजलास के अख्तिताम पर वोटिंग होगी। 1950 के बाद यह 11वां खुसूसी हंगामी इजलास हो रहा है। अगर बात करें रूस की, तो रूस भी यूक्रेन में मुदाखलत के असरात से मुस्तस्ना नहीं है। रूस के यूक्रेन पर हमले के फैसले का असर रूस में अफरा तफरी की सूरत में देखा जा रहा है। इतवार को मुल्क में ATM से नकदी निकालने के लिए लोगों में दौड़ लग गई। ATM मशीन के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। लोग चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जारी जंग से किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा नकद रकम अपने पास रखें, ताकि हालात मज़ीद ख़राब होने पर भी उन्हें चंद दिनों के लिए किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। रूस पर जारी माली पाबंदियों के बाद मुल्क में बैंकों की अदायगी का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। स्विफ्ट आलमी अदायगी के निज़ाम पर पाबंदियों की वजह से रूस का मालियाती निज़ाम भी मुश्किलात का शिकार हो सकता है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे असेंबली इंतखाबात की। मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज वोट डाले गए। रियासत में पोलिंग 2 मरहलों में होनी है। पहले मरहले में 6 अजला की 38 असेंबली सीटों पर पोलिंग हुई। इनमें से 1 सीट दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए और 8 सीटें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। इन अजला में इम्फाल ईस्ट एंड वेस्ट, बिश्नोपुर, फरीजाल, चौड़चांदपुर और कांग पोकपी शामिल हैं। रियासती असेंबली की 3 सीटें सुकमई, साइकोट और सेकोल पर भी सबसे ज़्यादा 8 उम्मीदवार मैदान में थे। 3 असेंबली हलकों में हैंगकांग, नाम्बोल और थांगा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सीधा मुकाबला है। आज की पोलिंग में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और वज़ीर आला एन बीरेन सिंह, असेंबली के स्पीकर वाई खेमचंद्र, वज़ीर थोंगम बिस्वाजीत सिंह, साबिक वज़ीर नेमचा किकपिंग और वी हांग खांग लियान, नेशनल पीपल्स पार्टी के अहम उम्मीदवारों में वाई जय कुमार शामिल हैं। कांग्रेस की जानिब से असेंबली के साबिक स्पीकर TN हाकप और पार्टी के रियासती सदर एन लोकन सिंह जैसे अहम उम्मीदवारों के साथ सियासी मुस्तकबिल का तयन होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए थे। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक जारी रही। आज के इलेक्शन के लिए 1721 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। इंतखाबात के पहले मरहले में 15 ख़वातीन समेत 173 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला EVM में बंद हो गया है। और उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के बकिया 2 मरहलों के लिए अब इंतखाबी मुहिम तेज़ हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अवामी जलसे से खिताब किया। SP, BSP और कांग्रेस पर ख़ानदान परस्ती का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि ये ख़ानदान परस्त खुद उत्तर प्रदेश की तरक्की को रोकना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन अज़ला को ख़ानदान परस्तों ने जितना पीछे धकेला, उनकी तरक्की के लिए हम उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। परिवारवादी, ये गैर परिवारवादी लोग कभी भी भारत को समर्थ नहीं बना सकते, यूपी को सशक्त नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? ये गैर परिवारवादी कुछ कर सकते हैं क्या? इस कोरोना काल में
आपने देखा है कैसे इन लोगों ने भारत के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के वक्त भी अपोजिशन ने अवाम के मफादात को सबसे ज्यादा अहमियत नहीं दी, बल्कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से भी सियासत की और अवाम को गुमराह किया। वहीं मुल्क की तारीख में पहली बार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत न सिर्फ अहल वतन को बिला मुआवजा टीका लगाया जा रहा है, बल्कि हमने देसी वैक्सीन भी बैरून मुल्क भेजी है। 250 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त लगा चुका है। आपका टीका लगा है कि नहीं लगा है? जरा हाथ को पकड़ बताइए, लगा है टीका? आपको 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा है क्या? कोई पैसा देना पड़ा है क्या? भाइयों बहनों, यही आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। और बीजेपी इत्तेहाद के बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। रियासत के लोगों ने देखा है कि योगी हुकूमत ने कोरोना के दौर में कैसे काम किया, इसलिए आज मैं आवाम के सामने ये कहने आया हूं कि एसपी और कांग्रेस को एक भी सीट जीतने नहीं देना चाहिए। बीजेपी हो या निषाद पार्टी या अपना दल, हर कोई जीत करके आना चाहिए। करोगे ना? भारत के आत्मविश्वास पर, हमारी आत्मनिर्भरता पर हमला करने वालों को उत्तर प्रदेश कभी भी माफ नहीं करता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलिया में भी एक अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अमन और अमान का निज़ाम खानदान परस्तों ने तबाह कर दिया है। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत इसे दोबारा पटरी पर ला रही है। वजीर आजम ने कहा कि बलिया के ताजिर ये नहीं भूल सकते कि किस तरह उनका पैसा शरपसंद छीन लिया करते थे। आज बलिया का ताजिर महफूज हो रहा है। योगी हुकूमत ने रियासत में जराइम पर लगाम लगा दी है। गौर परिवारवादियों ने यूपी की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। योगी जी की सरकार इसे वापस पटरी पर ला रही है। हमारे कारोबारी भूल नहीं सकते कि कैसे उनका पैसा गुंडे बदमाश छीन करके ले जाते थे। याद है ना? वो दिन याद है ना आपको? योगी जी की सरकार में आज बलिया का व्यापारी सुरक्षित हो रहा है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि इससे पहले जब मरकज में मेरी हुकूमत बनी थी, तब मुझे उत्तर प्रदेश में 2 साल तक ऐसी हुकूमत का सामना करना पड़ा जिसने मरकजी हुकूमत की तरफ से भेजी गई इमदाद और स्कीमों को आवाम तक नहीं पहुंचने दिया। आज मुल्क और रियासत में डबल इंजन वाली हुकूमत की वजह से हर मैदान में तरक्की हो रही है। पहले जब मेरी सरकार बनी 2 साल तक मुझे उन लोगों को झेलना पड़ा जो गरीब के घर के पैसे भी गरीबों को देने को तैयार नहीं थे। और इसलिए भाइयों बहनों, जो आपके विकास में रोड़े अटकाते हैं, मेहरबानी करके वो पुराने वालों को गलती से भी मत लाना। योगी जी की सरकार 10 मार्च को फिर से बनेगी। आप 10 मार्च को रंगों वाली होली मनाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी ने हमेशा रियासत में जात-पात को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बुआ बब्बा की जोड़ी ने हमेशा इख्तिदार की खातिर अवाम के वफादात को नजरअंदाज किया है। ये सपा बसपा की सरकारों ने, ये बहन जी बुआ भतीजा की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को जातिवाद के जहर से बांध कर रखा था। एक सरकार आती थी
एक जाति का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने सबका साथ सबका विकास के सूत्र के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी हुकूमत किसानों, बेटियों और खवातीन की हिफाजत और नौजवानों के तई हमदर्दी रखती है, वहीं समाजवादी पार्टी की हमदर्दियां दहशतगर्दों के साथ हैं। सरकार आपके हितों के बारे में सोच रही है, विकास के बारे में सोच रही है, नौजवान के बारे में सोच रही है, किसान के बारे में सोच रही है। हमारी संवेदना किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बेटियों की सुरक्षा के प्रति है। लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके साथ है? आतंकवादियों के प्रति। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती असेंबली के 5वें इजलास के बारे में आज बातचीत की है। उन्होंने कहा कि असेंबली इसलिए शुरू की गई थी ताकि माहौलियात के मसाइल पर बेदारी पैदा की जाए। असेंबली में भारत का किरदार अहम होगा। वजारत माहौलियात ने प्लास्टिक पर पाबंदी के ताल्लुक से नोटिस निकाला है और इस सिलसिले में वहाँ एक करारदाद भी पास होने जा रही है। इस प्रक्रिया को इसलिए शुरू किया गया है ताकि पर्यावरण के विषयों पे एक तरह की जागरूकता पैदा हो सके। नैरोबी में होने वाली इस 5वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो असेंबली है, इसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। और विशेष रूप से भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है, पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक बैन के ऊपर पूरी तरीके से नोटिफिकेशन निकाला है और इसको हम पूरी तरीके से बैन भी करने वाले हैं। इसको संबंध को लेकर के वहाँ पे रेजोल्यूशन भी पास होने वाले हैं। और दुनिया में इस समय पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो सबसे बड़ी वार्ता चल रही है, भारत उसमें अपने योगदान और दुनिया के योगदान को लेकर के आगे बढ़ने वाला है। रुख करेंगे तमिलनाडु का। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में दूरदर्शन न्यूज़ ने पोस्ट बजट कॉन्क्लेव का एहतमाम किया। कॉन्क्लेव में मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन और नामवर माहिरीन इक़्तिसादियात, इक़्तिसादी सहाफ़ी, सनत के मुख्तलिफ शोबों के लीडर समेत मरकजी हुकूमत की आला क़यादत ने शिरकत की। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने पोस्ट बजट कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी बजट 2022 में अगले 25 सालों का खाका पेश किया गया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमारी हुकूमत का मकसद ज़राअत, तालीम और दीगर शोबों में टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना है। We've also taken a futuristic call about India going through the next 25 years, leading to India at 100, wherein we looked at adapting technology in various spheres of life, whether it is from agriculture or looking at the ways in which startups in India have spread the innovative solutions for very many of our issues. So spread the digital programs to medicine, to education, to agriculture, to even learning, universities and so on. वज़ीर ख़जाना ने कहा कि साबिक़ा बजट के तसलसल को बरकरार रखते हुए हमारा मकसद मईशत को बहाल करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति के विजन और मरकज़ी बजट 2022 के साथ इसके तालमेल पर शुरा से आज खिताब किया। इस साल के आम बजट में ऐलान करदा PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर सरगर्मियों को आगे बढ़ाते हुए सनत और तिजारत की वजारत ने बजट के बाद अपना पहला वेबिनार मुनक़्क़िद किया। वेबिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत की तरक्की की क़ुव्वत रफ्तार तय की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे रोज़गार के बहुत से मौक़े पैदा होंगे। इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। DPIIT वेबिनार में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत आज जिस बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की पर काम कर रही है, उसमें PM गति शक्ति बहुत बड़ी ज़रूरत है।
पीएम गति शक्ति के कारण अब हर कोई पूरी जानकारी के बीच अपनी योजना बना पाएगा। इससे देश के रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। साथियों, आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी हमारी एक आवश्यकता है। वजीर आजम ने कहा कि पीएम गति शक्ति ढांचाजाती मंसूबाबंदी, निफाज और निगरानी का काम मजबूत तरीके से करेगी। पीएम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक नई दिशा में काम कर सकते हैं। इससे परियोजनाओं के टाइम और कॉस्ट ओवररन में भी कमी लाई जा सकेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी सुधारता है। इससे सभी सेक्टर्स की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को भी शक्ति मिलती है। वजीर आजम ने कहा कि निजी और कॉरपोरेट सेक्टर्स को मुल्क की तरक्की को मजीद तेज करने के लिए हुकूमत के साथ कदम ब कदम चलना होगा। ये सारे प्रयास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के इस नए युग में आपके लिए नई इकोनॉमिक संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड से, देश के प्राइवेट सेक्टर से कहूंगा कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर निवेश करें और देश के विकास में अपना गौरवशाली योगदान दें। नाजरीन, आज साइंस का कौमी दिन है। ये दिन हर साल 28 फरवरी को रमन इफेक्ट दरियाफ्त की याद में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय माहिर तिब्बियात सर श्री वी रमन ने रमन इफेक्ट की दरियाफ्त का ऐलान किया था। इस दरियाफ्त के लिए उन्हें 1930 में उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया था। 1986 में भारतीय हुकूमत ने 28 फरवरी को साइंस के कौमी दिन के तौर पर इसे मनाने का ऐलान किया। इस दिन को मनाने का मकसद साइंस की अहमियत और आम जिंदगी में इसके इस्तेमाल का पैगाम आम करना है। इस साल के नेशनल साइंस डे की थीम पायदार तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में मरबूत नुक्ता नज़र है। और अब बात करेंगे दुनिया भर में कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल की। कोरोना वायरस के मामलों में दुनिया भर में अब भी इजाफा हो रहा है। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 43 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 59,67,000 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन के सबब मौत हो चुकी है। अमेरिका को कोरोना से अब भी सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 8 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 9,73,000 से ज़ायद अफराद ने अपनी जानें गंवाई हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना इन्फेक्शन में कमी नहीं आ रही है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 26 लाख मामले सामने आए हैं, जबकि बरतानिया में भी कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। रूस में 1 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा और जर्मनी में 1 करोड़ 47 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। और नज़र डालेंगे खेल की खबरों पर। भारत और श्रीलंका के दरमियान खेली गई 3 मैचों की T20 सीरीज़ में टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप कर लिया है। रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में भी कामयाबी हासिल की। धर्मशाला में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से एकतरफा जीत हासिल की। भारत ने पहला मैच 62 रन से और दूसरा T20 7 विकेटों से जीता था। रोहित शर्मा की कप्तानी में ये मुसलसल चौथी जीत है, जिसमें भारत ने मुखालिफ टीम को क्लीन स्वीप किया है। इस तरह भारत ने मुसलसल सबसे ज़्यादा T20 जीतने के अफगानिस्तान के आलमी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर से। रूस यूक्रेन बहरान पर वजीर आजम का एक और आला सतही इजलास। इतवार की शाम भी की मीटिंग। भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी में तेजी लाने के लिए मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, जनरल VK सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक में जाकर करेंगे कोऑर्डिनेशन का काम।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना सेक्रेटरी की चीफ सेक्रेटरियों से बात। ऑपरेशन गंगा के हवाले से की जा रही कोशिशों से कराया आगाज़। ज़िला कलेक्टर से मुताल्लिक़ा कुंभों के साथ राब्ते में रहने की कही बात। अब तक 1000 से ज़ायद भारतीय शहरियों की हो चुकी है वापसी। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा 5वें रोज़ भी जारी। बेलारूस में रूसी और यूक्रेनी वफूद के दरमियान बातचीत। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की रूसी फौजियों से हथियार डालने की अपील। यूरोपीय यूनियन से फौरी रुकनीत की दरख्वास्त। अब तक 3,60,000 यूक्रेनी महाजरीन ने ली पड़ोसी ममालिक में पनाह। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ख़ुसूसी हंगामी इजलास। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के आखिरी 2 मरहलों में 111 सीटों के लिए तशहीरी मुहिम तेज़। वज़ीर आज़म की महाराजगंज और बलिया में इंतखाबी रैली। वज़ीर आज़म ने कुंभा परस्तियों को बनाया हदफ तनकीद। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में तरक्की को करार दिया अपना फ़र्ज़। SP, BSP और कांग्रेस के अलावा दीगर जमातों ने भी झोंकी ताकत। मणिपुर में पहले मरहले में 38 सीटों पर पोलिंग से पहले 3 बजे तक 67.53% वोटिंग। इम्फाल, बिष्णुपुर, चौरा चांदपुर, किंग पॉक्पी ज़िले में 15 ख़वातीन समेत कुल 173 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद। और पोस्ट बजट एनालिसिस के ताल्लुक से चेन्नई में DD कॉन्क्लेव। मरकजी वज़ीर ख़जाना की शिरकत। कहा बजट में पेश किया गया है आइंदा 25 साल का खाका। हुकूमत ने मईशत को वबाई अमराज के असरात से निकालने के लिए किए मौसर इक़दाम। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की ख़ास खबरें। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।